गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो हिस्ट्री का न्यू बैच लॉन्च किया था उसके अंदर हम इतिहास के काल विभाजन के बारे में बता चुके हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। प्रथम था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा था इतिहास। तो पहले वाले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा डिटेल के साथ पढ़ा था और इसी तरह ही हम आज इस वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल को भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसके पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल इसका नामकरण क्यों हुआ, आखिर इसे आदि ऐतिहासिक काल ही क्यों कहा जाता है। तो चलिए, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके अंदर हम किस सभ्यता को रखते हैं? सिंधु सभ्यता को। ये की पॉइंट है, ध्यान दे लीजिएगा। जो आदि ऐतिहासिक काल है इसके अंदर लेखन कला तो डेवलप हो गई थी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के दौरान जो मानव थे वो लिखने की कला से तो अवगत हो गए थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि हम उस लिपि को पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं। अर्थात इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना तो जानता था लेकिन वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंदर तो मनुष्य बिल्कुल ही आदि मानव ही था, उसे अपने बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब एक किस्म से वो जानवरों की तरह ही रहता था। उसे न तो अपनी सुविधाओं का कोई ध्यान था, ना ही अपने रहन सहन के बारे में वो जानता था। ठीक है, तो जो आदि ऐतिहासिक काल है इस काल तक आते आते मनुष्य में अपने प्रति एक समझ डेवलप हो पाई, यानी कि वो जो विकासशील उसकी स्थिति चल रही थी यहाँ पर आकर कुछ कुछ विकसित हो पाई। हालांकि पूर्ण रूप से तो विकास नहीं हो पाया, लेकिन इस काल तक आते आते बहुत हद तक मनुष्य अपने बारे में जागरूक हो पाया, अपनी सुविधाओं के बारे में जागरूक हो पाया। यानी कि पहले वो शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था, यानी कि जो भ्रमण प्रवृत्ति के टाइप से लोग होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, उसी तरह से थे। लेकिन इस काल तक आते आते आदि ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य था वो अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था। देख लीजिए बेटा, ये कुछ इस तरह का इसका फ़ोटो भी लगाया हो ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। अब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। जो सिंधु सभ्यता है वो लुक कुछ इस तरह से है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दी थी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो हमें सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसका सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सर्वप्रथम साक्ष्य या फिर सर्वप्रथम जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा में हुई थी। इसी कारण से सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता को ही अक्सर हड़प्पा सभ्यता बोल दिया जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें दी थी चार्ल्स मेसन ने। ये कीवर्ड है कि किसने सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। सर्वेक्षण करता थे सिंधु सभ्यता के जेम्स कनिंघम, खुदाई करता थे दयाराम साहनी, और जो सिंधु सभ्यता था उसका नामकरण किया था जॉन
मार्शल ने। यानी कि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो आप इन तीनों की पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा कि जो सिंधु घाटी थी उसके सर्वेक्षणकर्ता कौन थे? जेम्स कनिंघम। खुदाई करता दयाराम साहनी। नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी उसका विस्तार था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी वो काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी और हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम की एक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो कीवर्ड ये है कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी और विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार त्रिभुजाकार का था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार का था। जो सिंधु सभ्यता उसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये टाइमलाइन भी आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि जब आप टाइमलाइन को ध्यान रख के हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपके लिए हिस्ट्री काफ़ी रिलेटेबल हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। क्योंकि टाइमलाइन के साथ आप जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उन्हें जोड़ पाएंगे कि हाँ इस टाइम पर ये ऐतिहासिक घटना हुई थी, इस टाइम पर ये ऐतिहासिक घटना हुई थी, और एक स्टोरी के तौर पर आप इन्हें याद कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो देखो बेटा पढ़ते रहते हो, रट्टे मारते रहते हो, लेकिन कभी सन भूल जाते हो, कभी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ सेट नहीं हो पाता, आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप टाइमलाइन पर फोकस करोगे तो आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रिलेट कर पाओगे, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो उसी टाइम आप माइंड में क्लिक कर पाओगे कि हाँ ये टाइमलाइन थी और इस टाइमलाइन के दौरान ये सभ्यता थी। ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो कि दाश्क नदी के किनारे है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ पर है? तो इसकी पश्चिमी सीमा थी सुतकांगेडोर में, और इसकी उत्तरी सीमा थी कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंड नदी के किनारे पर थी। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखो चारों ही जो दिशाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि सिंधु सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और जो टॉपिक्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंड नदी के किनारे थी। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यानी कि इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की सुतकांगेडोर में, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी हिंड नदी के किनारे, और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देमाबाद में थी। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम जो सिंधु सभ्यता थी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो शहर थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम सा हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा सुतकोटदा, पांचवा कोटदीजी, छठा बनवाली, सातवां रंगपुर, आठवां कालीबंगा और रोपड़। मोहनजोदड़ो है, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, तो अगर आपने कभी मूवी देखी है तो आपको रिलेट करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा।
हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने और इसकी खुदाई कब हुई थी 1921 में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बनता है कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। या ये बन सकता है कि दयाराम साहनी ने कौन सी सभ्यता की खोज की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के माउंट गोमेरी में है। यहाँ से हमें निम्नलिखित तथ्य मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से हमें काफ़ी तथ्य भी मिले और ये तथ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अगर एग्जामिनर डीपली जाना चाहता है तो इनसे क्वेश्चन पक्का वो बनाएगा। तो हमें हड़प्पा सभ्यता से कुम्हार का चाक मिला है, दूसरा है अन्नागार मिला है। ये अन्नागार है नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्रमिक आवास भी मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली, RH37 कब्रिस्तान और स्वास्तिक चिन्ह। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें स्वास्तिक चिन्ह प्रथम कहाँ से मिला था। तो हमें जो स्वास्तिक चिन्ह था वो प्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था, ठीक है। तो इसमें 3-4 जो की पॉइंट है वो तो पक्का आप ध्यान दे लीजिएगा। मोहनजोदड़ो के जो खोज करता थे वो राखलदास बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो के जो खुदाई का समय है वो है 1921 ईस्वी। जो मोहनजोदड़ो है उसकी लोकेशन है पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यानी कि कीवर्ड ये है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर है। और जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट कीवर्ड बेटा ये है, यहाँ मूर्तियों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुएं जो अदर वस्तुएं मिली है वो भी देख लीजिए। पुरोहित आवास, पशुपति शिव, सबसे चौड़ी सड़क, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, घर में कुआं, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, सबसे छोटी सड़क, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो की है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसका जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो कीवर्ड ये बनता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो। और चौड़ी सड़क किसकी है? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम चिन्होदड़ो के बारे में। चिन्होदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। इसका समय है 1931। जो चिन्होदड़ो है उसका समय क्या है? 1931 है। यह पाकिस्तान में स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग से रहित है। यानी कि कीवर्ड ये बनता है कि कौन सा शहर है सिंधु सभ्यता का जो दुर्ग से रहित है, वो होगा चिन्होदड़ो। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिले वो है इस प्रकार: मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, मन का सुई, गुड़िया और अलंकृत ईंट। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान भी यहाँ से मिला है। यानी कि जो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? वो है चिन्होदड़ो से। अब पढ़ते हैं हम रोपड़ को। रोपड़ की खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने और रोपड़ की खुदाई का समयकाल है 1953। तो ये जो खोज करता है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और किस टाइम पे की गई थी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे लीजिएगा। पंजाब की सतलज नदी के किनारे पर स्थित है रोपड़। मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के भी सब मिले हैं। तो कीवर्ड ये बनता है कि कौन सी सभ्यता में
पालतू जानवरों के शव भी मिले हैं, तो आंसर होगा रोपड़। ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के ब्रिज होम में भी मिले हैं। बनावाली की खोज की थी रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने। यह हरियाणा में स्थित है, इसके समीप रंगोई नदी है, यानी कि जो लोकेशन है बनावाली की वो है हरियाणा में। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि जो बनावाली है वो डिजाइन के रूप में नहीं बनाया गया था, टेढ़ी मेढ़ी ही सड़कें थी उसकी, और ना ही वहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई थी। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, जो पंजाबी में बोलते हैं ना चूड़ियों को बंगा, उसी से यह शब्द शायद लिया गया होगा। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे पर है, यानी कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और इम्पोर्टेंट ये बनता है कि इसमें जोते हुए खेत तथा हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जोते हुए खेत और हल के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसकी खुदाई करता थे कालीबंगा के बीके थापड़ और बीबी लाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कालीबंगा थी उसकी खुदाई किसने की थी? बीके थापड़ ने और बीबी लाल ने खुदाई की थी। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो सिंधु सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा स्थल तो है धोलावीरा। खुदाई करता है रविंद्र सिंह। ठीक है, और सुरकोट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कई बार कि जो सबसे बड़ा स्थल है वो तो है धोलावीरा, और जो सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का वो है मोहनजोदाड़ो। दोनों चीज़ों में अलग है, तो यहाँ से आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल तो धोलावीरा, अगर पूछी जाए कि सबसे बड़ी सिटी तो है मोहनजोदाड़ो। सुरकोटड़ा यह गुजरात में स्थित है। यह से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है? वो होगा सुरकोटड़ा, लोथल। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? वो होगा लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। लोथल से हमें गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला है। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, यानी कि बिल्कुल जो सड़क है उसी के तरफ ही उनके घरों के दरवाजे खुलते थे। यहाँ फारस, ईरान की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत देती है। यानी कि जो लोथल था जो एक बंदरगाह था प्राचीन समय में, और वहाँ से व्यापार होता जाता रहता था, इसलिए वहाँ पर विदेशी व्यापार की मुहर मिली है। तो उस मुहर से हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि हाँ उस टाइम में विदेशों से हमारा व्यापार हो रहा था। यहाँ से युगम समाधान मिला है जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। ये कीवर्ड बनता है कि युगम समाधान कहाँ से मिला है। युगम समाधान हमें लोथल से मिला है, जो कि किसका प्रतीक है? जो एक सती प्रथा का प्रतीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रंगपुर से। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि अगर स्थल पूछा जाए तो धोलावीरा, अगर सिटी पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो। पर अब सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यानी कि उस वक्त खोज की गई थी तब तो था धोलावीरा, लेकिन जो न्यू खोज चल रही है उसके तहत अभी हरियाणा का राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर बनकर के उभरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो है। मैंने बोला था ना कि इन दोनों चीज़ों में आप काफ़ी कंफ्यूज होती है। अगर शहर की बात आई तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, और अगर सिटी की बात आई तो धोलावीरा सबसे बड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान में राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा है। ठीक है,
सिंधु सभ्यता की विशेषताएं को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है इनकी जो विशेषताएं हैं उनसे भी क्वेश्चन अक्सर बन जाया करता है। तो चलिए हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को पूरे डिटेल के साथ, पूरी गहराई के साथ पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क सभ्यता साफ हो जाती थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी ना, वो काफ़ी वेल डेवलप्ड थी उस दौरान। ठीक है, इसे बुरे प्लान्ड तरीके से बसाया गया था सिंधु सभ्यता को, कि कैसे बसाएं कैसे नहीं, जो बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि बसाने की कोशिश की गई थी। और उस समय सिंधु सभ्यता की जो नालियाँ थी वो भी ढकी हुई थी, जो आज कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड बनता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता थी शहरी सभ्यता, और सिंधु सभ्यता थी जिसका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो व्यापार विदेशों तक करते थे। इनका समाज मातृत्वात्मक समाज था। कीवर्ड ये है कि सिंधु सभ्यता का समाज किस तरह का समाज था। तो सिंधु सभ्यता का समाज एक मातृत्वात्मक समाज था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम बोले कि कुछ ऐसे ऐसे लिख दिया, या फिर कुछ ऐसे 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 लिख दिया, या फिर कुछ अजीब अजीब तरह के ऐसे, यानी कि लिपि तो है ये, लेकिन अभी तक पढ़ा तो नहीं गया। हमें तो ये कुछ चित्र से दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें भाव चित्रात्मकता मतलब होता है कि चित्र थे इसमें, और यहाँ पर कुछ ना कुछ लेखन भी किया गया था। तो चित्रों को देखें तो कुछ ना कुछ भाव प्रकट होता है, और लेखन इसको देखें तो समझ में नहीं आता। तो ये भाव चित्रात्मक टाइप की एक लिपि बन जाती है। हालांकि इसे पढ़ा अब तक नहीं गया है। इनके मुहरों पर एक सींग वाले जानवर का चित्र था। तो ये देख लीजिए पिक्चर, इसमें एक सींग वाले जानवर का है। और जो अगर मूवी मोहनजोदाड़ो आपने देखी है तो वहाँ पे आपको पक्का देखा ही होगा। यह माप तोल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। यानी कि जो अब माप तोल के लिए जो वाट चल रहे थे उस समय नाप तोल का वाट था 16 kg का, कम से कम वाला। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि वो सभ्यता काफ़ी शांत तरीके से थी, और वहाँ के लोग युद्ध से और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि सिंधु सभ्यता का विनाश किस वजह से हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिल पाता है, हमें जो भी तथ्य मिल पाते हैं उससे सिर्फ आइडिया लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। तो फिलहाल के लिए तो मान लिया गया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण ही हुआ था। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।